जय हिंद दोस्तों। आज हम विजन आइस के 14 एंड 15 जुलाई के करंट अफेयर को सिंप्लीफाई करेंगे। इस ओरिजिनल पीडीएफ का क्रेडिट जाता है विजन आइस को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राम न्यायालय के रिलेटेड बातचीत की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट और हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगा है ग्राम न्यायालय के रिलेटेड। ग्राम न्यायालय क्या होता है? तो जो भी पीटी केसेस होते हैं, वेदर इट इज़ सिविल और क्रिमिनल, उसको सॉल्व करने के लिए एक छोटे स्तर पर हम ग्राम न्यायालय बनाते हैं। ठीक है, ये इंटरमीडिएट लेवल पे इसका हेड ऑफिस होता या फिर हेड क्वार्टर होता है और इसको चेयर करते हैं न्याय अधिकारी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसको अपॉइंट करने के वक्त हाई कोर्ट से कंसल्ट किया जाता है। अभी ग्राम न्यायालय बना किससे है? तो ग्राम न्यायालय बना है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 से, और कोई एक्ट से थ्रू बना गया है तो इसीलिए ये स्टेटूटरी बॉडी है। कोई भी बॉडी कोई एक्ट के थ्रू बनाई जाती है तो वो स्टेटूटरी बॉडी होती है, और किसी भी बॉडी को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में उसका मेंशन हो तो बन जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, उसके लिए कोई अलग से आर्टिकल दिया गया हो तो। इसका फीचर क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है ग्राम न्यायालय की? तो नॉर्मल कोर्ट में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एविडेंस। ठीक है, बट इसमें इसका कोई एविडेंस का क्राइटेरिया नहीं होता है। ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर। ठीक है, और इसका मेन एम क्या होता है कि दोनों के पार्टी के बीच में सुलह करवा देना, न कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है, अपील का क्या सिस्टम है इसमें? तो अगर आप ग्राम न्यायालय इसके जजमेंट के साथ मानते नहीं हो, सहमत नहीं हो, तो आप अपील कर सकते हो। अगर आपका केस क्रिमिनल था तो आप कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करोगे, और सिविल था तो आप अपील करोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, और विद इन 6 मंथ आपका फाइलिंग आपका जजमेंट आ जाना ज़रूर, डिस्पोज होना केस ज़रूरी है। चलो आगे देखते हैं कि भाई एसोसिएट चैलेंजेस क्या क्या हैं ग्राम न्यायालय के। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। हमारे देश को ज़रूरत है 6000 के तकरीबन ग्राम न्यायालय की, जबकि हमें सेटअप हुए हैं सिर्फ 481, और उसमें से भी 309 ही अभी के लिए फंक्शनल है। तो इट इज़ वेरी पुअर, राइट। दूसरा क्या है, ग्राम न्यायालय एक्ट में ही हमने ये बोला है कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूट, मैंडेटरी किया ही नहीं है। अगर मैंडेटरी नहीं किया है तो स्टेट क्यों एक्सपेंडिचर करेगी, क्यों मेहनत करेगी, राइट। साथ ही साथ मेन दिक्कत है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बंगाल में एक वुमन को अपने तरीके से ही पब्लिक मिलके जजमेंट दे के पनिश भी कर रही थी। ठीक है, उसको हम कंगारू कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, कंगारू कोर्ट। आप अपने मेंस में एथिक्स में इसको यूज़ कर सकते हो। तो सेम कोई कोई एरियाज़ है बिहार झारखंड के भी, वहाँ पे अपने पहले से प्रीडोमिनेटली चले आ रहे हैं कोई नॉर्म्स है, ट्रेडिशनल लॉज है। तो लोकल जुडिशरी उससे भी भाई थोड़ी थोड़ी इन्फ्लुएंस होती है, तो वो तो काम नहीं कर सकता ना भाई, वो तो नहीं चल सकता। तो ये इसके चैलेंजेस है। अभी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है इसके लिए? तो ग्राम न्यायालय सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए, पूरी सेटअप हो। तो इसके लिए ग्राम न्यायालय स्कीम लेके आए हैं, जिसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट देगी आपको ग्राम न्यायालय सेटअप करने के लिए। ठीक है, 2 तरीके की स्कीम होती है। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि जो भी फंडिंग होगी, अगर 100 करोड़ खर्चा आ रहा है, उसका खर्चा कुछ हद तक सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर किया जाएगा। दूसरी स्कीम होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। सेक्टर में क्या है कि जो पूरा का पूरा खर्चा होगा, 100% खर्चा वो सेंटर देगा। ठीक है, अभी एक एक्स्ट्रा इन्फो है कि इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलने लगे हैं हम, ये एविडेंस एक्ट लेके कौन आया था? तो ये लेके आए थे जेम्स स्टीफन 1987 में, 1872 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़, अभी ये अफ़गानिस्तान के रिलेटेड है। अफ़गानिस्तान में तालिबान का जब से राज आ गया है, तब से बहुत सारे हमने समिट किए हैं ताकि उधर स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए। ठीक है, उसे रिलेटेड ये एक कॉन्फ्रेंस बैठी थी, जिसमें इंडिया ने भी पार्ट किया और 25 कंट्रीज़ ने किया था। मेन रीज़न क्या है इंडिया के ऐसे समिट्स में पार्टिसिपेशन करने का? क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारे लिए क्रिटिकल स्पॉट है। क्यों? सबसे पहले सेंट्रल एशियन रीजन को ये कनेक्ट करवाती है।
अगर उधर एनवायरनमेंट स्टेबल होगा तो डेफिनेटली इंडिया की नॉर्दर्न बॉर्डर्स और वेस्टर्न बॉर्डर्स में ही स्टेबल होगा, राइट। क्योंकि अगर कोई जगह है जो कि अनसेफ हो जाती है, जिधर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती है, तो एक सेफ हेवन बन जाती है टेररिस्ट के रहने का। जैसे आपको पता ही है, ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया था यूएस के द्वारा, तब वो अफगानिस्तान में ही था, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, हमारी एक तापी पाइपलाइन है जिससे हम तुर्कमेनिस्तान से इंडिया तक, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया तक गैस पाइपलाइन है, गैस पहुंचाना चाहते हैं। बट इतना ये काम करता नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली हमारे जो पाकिस्तान नेबर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो इस पर काम नहीं चलेगा इतनी ईजीली। तो अगर हो जाता है तो अफगानिस्तान इज़ अ की मेंबर इन इट, तो अच्छे से हम कर सकते हैं। दूसरा अभी देखो, हमें पता है कि ऐसा है, इसीलिए हम दूसरे भी अल्टरनेट पे काम चालू है हमारा, INSTC। अभी अभी रिसेंटली पहली शिपमेंट आई है INSTC के थ्रू, राइट। INSTC क्या है, तो रशिया से इंडिया तक ट्रांसपोर्ट के लिए हमने एक चेन बनाई है, इट इज़ INSTC। INSTC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। दूसरा है ड्रग ट्रैफिकिंग भी। देखो, इंडिया की लोकेशन ना बड़ी गंभीर है। क्यों? क्योंकि हम भाई ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे दोनों बाजू ड्रग्स का गजब ट्रेड होता है। जैसे कि देखो, ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे अफ़गानिस्तान और यहाँ पे ईरान, ये तीनों जगह ड्रग्स की हेवन है, ठीक है। और जबकि हम राइट साइड बाजू आते हैं इंडिया के, तो यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे लाओस और यहाँ पे थाईलैंड। अगेन ये तीनों भी जगह ड्रग्स के लिए बहुत फेमस है, ड्रग्स का बड़ा ट्रेड होता है यहाँ पे। तो इसीलिए इंडिया की लोकेशन वल्नरेबल है, ठीक है। अभी इसको हम बोलते हैं डेथ क्रिसेंट, इसको हम बोलेंगे डेथ क्रिसेंट, ठीक है, क्रिसेंट। और इसको हम बोलेंगे डेथ ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि ये बनाता है ट्राइंगल जैसा शेप, तो डेथ ट्राइंगल, और ये बनाता है क्रिसेंट जैसा शेप। देखो, ये तीनों को आप जोड़ोगे ना तो ऐसे जुड़ेगी, तो ये क्रिसेंट हो गया। क्रिसेंट ऐसा होता है, ठीक है, आधा चांद, तो ये क्रिसेंट हो गया। तो इसी के लिए हम इसको बोलते हैं डेथ क्रिसेंट और इसको बोलते हैं डेथ ट्राइंगल, ठीक है। अभी डेथ से डेफिनेटली ड्रग्स है, इसीलिए 2019 के आसपास शायद या फिर 21 में एक समिट हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी ने कहा था, पहले इनको बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है, गोल्डन क्रिसेंट। तो अमित शाह जी ने गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, अमित शाह जी ने यही क्लियर किया कि हमें भाई गोल्डन ना कहते हुए इनको डेथ कहना चाहिए, क्योंकि गोल्डन ये उनके लिए है जो कि ड्रग्स बेचकर पैसा कमा रहे हैं, ना कि हम जिनका युवा ड्रग के चक्कर में मरा जा रहा है, ठीक है। स्पेशली पंजाब, हमें पता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी हम लेके आए थे, जैसे कि हम सिम्स लेके आ गए, ठीक है। सिम्स क्या है, तो ये भाई इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसमें से मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है, सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। फिर निदान लेके आ गए, निदान अगेन पोर्टल है जहाँ पे इंटीग्रेटेड नार्को ऑफेंडर्स का डेटा रखा जाता है। फिर नाफीस लेके आ गए, अगेन हमारा पोर्टल है जहाँ पे फिंगरप्रिंट्स वाले डेटाज रखे जाते हैं जो भी ऑफेंडर्स होंगे। फिर एनकोड लेके आया जाएगा, यानी कि नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट सेंटर, ठीक है। तो ये सब ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव है। अगर आपको ई गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आए तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर ड्रग के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी हम थोड़ा अफगानिस्तान के रिलेटेड भी बात कर लेते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन कैसे हैं अभी के लिए। तो भाई इंडिया ने अभी तक तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट हमने दूसरे चीज़ बहुत की है, जैसे कि हमने ह्यूमैनिटेरियन एड दे दी, हमने एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप चालू रखी है। कौन देता है भाई? तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। देखो, नाम इसका भले ही कल्चरल है, बट ये जो बॉडी है वो काम क्या करती है कि एक दूसरे देश के साथ कल्चर रिलेशन को अच्छा करना, ठीक है। और डेफिनेटली अगर हम एक्सटर्नली रिलेशन को अच्छा कर रहे हैं तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर,
ठीक है, जयशंकर साहब। दूसरा चाबहार पोर्ट, पता है आपको, ठीक है, हम चाबहार पोर्ट बना रहे हैं। और ऑपरेशन देवी शक्ति याद कर लेना कि भाई तालिबान के बाद हमने जो इवैक्यूएशन में ऑपरेशन चलाया था, मिशन चलाया था, इट वाज ऑपरेशन देवी शक्ति। यहाँ इसका PYQ भी आ चुका है। अफगानिस्तान के रिलेटेड 15 में नहीं, 16, 17, 18, 19, 21 में PYQ आ चुका है, ठीक है। और ऊपर वाले का कब आ चुका है, तो तकरीबन 14 से लेकर 21 तक लगातार आया है। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि भाई ग्राम न्याय के रिलेटेड या फिर डिस्ट्रिक्ट अदालत के रिलेटेड, लोकल अदालत के रिलेटेड ये चैलेंजेस है, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, या फिर इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, पेंडेंसी क्यों है, डेफिनेशन क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या था, हिस्ट्री क्या थी, कैसे आया, कौन से एक्ट के थ्रू आया। अगर आपको ये बेसिक इन्फो भी पता है ना, तो आप डेफिनेटली आंसर लिख पाओगे, ठीक है। और अगर हम कोई चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, करंट में ये लगातार आता रहेगा, तो हम बिल्कुल लिख पाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम अफगानिस्तान में भी ऊपर सेम ही है, कैसे रिलेशन है, रिजीम चेंज हुआ तो अभी इंटरनेशनल स्फीयर में क्या अभी सिचुएशन बनेगी, एसेट्रा। अभी न्यूज़ है साइट्स की। ये देखो, मैंने आपको मैप भी बनाना थोड़ा सा बता दिया कि कोई भी मैप को अगर 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा लगते हैं, इट इज़ वेस्ट। देखिए हमने इंडिया का मैप कैसे बनाया कि एक वी किया, ऊपर जोड़ दिया, हो गया इंडिया। अभी एग्जामिनर को इससे ही पता चल जाएगा कि ये इंडिया है। यहाँ पे किया पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। ईजिली बनाइए मैप। अगर मैप में आप बहुत प्रिसाइज होने जाओगे तो वो ड्राइंग हो जाएगी, न कि आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइट्स इंटरनेशनल बॉडी है। सबसे पहले साइट्स का ही देख लेंगे हम, जिन्होंने रोजवुड के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। रोजवुड ट्री है साइट्स की। भाई क्या बात है, तो ये इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है। इसका जो एग्रीमेंट होता है वो लीगली बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट के ऊपर, कि आपको जो इंटरनेशनल ट्रेड है इन स्पीशीज़ का, जो कि इनके अंदर इंक्लूड किया जाए, उसको देखना है, ठीक है। अगर आप उसको नहीं अदर करोगे, ठीक है, तो उसका सर्वाइवल एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएंगे वो भी। जेनेसिस क्या है, तो भाई 1975 में बनी है, आफ्टर IUCN रिजोल्यूशन, ठीक है। इंडिया इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ इट, डेफिनेटली। और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं। कौन से प्रोटेक्शन होते हैं, तो 1 to 3। देखो सबसे पहले 1 देखते हैं। 1 मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। ये ऐसी स्पीशीज़ है जो थ्रेट के साथ, जिस पे थ्रेट है और ये एक्सटेंट हो सकती है, तो इसका ट्रेड हमने प्रोहिबिटेड रखा है, ठीक है। इसमें ट्रेड आप नहीं कर सकते। बट क्या अगर क्वेश्चन आएगा कि 100% बंद है, तो नहीं, 100% नहीं, क्योंकि कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर ट्रेड की ज़रूरत होगी, कोई मेडिसिनल पर्पज़ के लिए ज़रूरत होगी, तो हम सर्टिफिकेट मांग के शायद ट्रेड कर पाएँ, ठीक है। फिर अपेंडिक्स 2 आता है, तो इसमें देखो अभी के लिए तो थ्रेट नहीं है, बट थ्रेट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ऐसी स्पीशीज़ पे भी हम सर्टिफिकेट रखते हैं और परमिट रखते हैं। अभी देखो एक्सपोर्ट परमिट इज़ मैंडेटरी बट नॉट इन इम्पोर्ट परमिट, ठीक है, क्योंकि आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो क्या ही परमिट भाई, परमिट तो एक्सपोर्ट वाले ने दे दी ना, तो बात ख़त्म हो गई उधर ही। तीसरा अपेंडिक्स 3 होता है, जो फ्री है, मतलब आप उधर परमिट सर्टिफिकेट लेके इजीली ट्रेड कर पाओगे। बट देयर इज़ वन कैच, ये अपेंडिक्स 3 में तभी कोई जाएगा स्पीशीज़ जब कोई स्टेट पार्टी होगी, जिससे इंडिया बोल दे कि भाई आप नीम के पेड़ को अपेंडिक्स 3 में डाल दीजिए, क्योंकि हमको इसका अनसस्टेनेबल और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देना है। दैट्स इट, वो अपेंडिक्स 3 हो गया। अभी रोजवुड की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी न्यूज़ क्या है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने डाली, वो डाली है किस में, तो NDF में। NDF की बात बोल रही है। NDF क्या है, तो नॉन डेट्रीमेंटल फाइंडिंग्स, ठीक है। नॉन डेट्रीमेंटल मतलब जो भाई डेट्रीमेंटल हो, जो नुकसान कर सकता हो। नॉन डेट्रीमेंटल मतलब जो नहीं करेगा नुकसान, दैट्स इट, ठीक है। तो NDF लिस्ट पे आपको पूछा जाए तो भाई ऐसी स्पीशीज़ जिसका साइंटिफिक एनालिसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है, एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, और जो कि अपेंडिक्स 1 और 2 के अंदर लिस्टेड है, और उस अपेंडिक्स 2 के अंदर जो लिस्टेड है स्पीशीज़, उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को हम नहीं करेगी। दैट्स इट, इट इज़ NDF, ठीक है। चलो आगे देखते हैं रोजवुड की बातें। तो रोजवुड को
पैलिसेंडर्स भी बोलते हैं या फिर पालिसेंडर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिकल है और इसकी बहुत सारी सब स्पीशीज़ भी है। लेटिफोलिया, सीसो मतलब शीशम, हमारे बहुत सारे जो लकड़ी होगी वो शीशम की ही होगी हमारे घर में। ठीक है, फिर अफ्रीकन रोजवुड, अलग अलग जो सब स्पीशीज है वो अलग अलग लिस्टेड है। ये इंडेंजर्ड है, ये वल्नरेबल है, ये लीस्ट कंसर्न है, तो इसलिए याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूटिलिटी हमने देख लिया। रोल ऑफ इकोसिस्टम इम्पॉर्टेंट है। क्यों? ये दो इम्पॉर्टेंट काम करता है। एक तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है बैक्टीरिया के साथ, सोइल के बैक्टीरिया के साथ, इसीलिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा करता है। प्रीलिम्स में ये प्रीलिम्स में ये ऑप्शन बन सकता है। दूसरा, इसकी जो लीफ होता है वो जल्दी डीकम्पोज हो जाता है, तो डेफिनेटली सॉइल के लिए भी अच्छा है। ठीक है, आगे रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कार्बन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यूनियन मिनिस्टर ने रिव्यू किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। रिव्यू किया है तो सबसे पहले आया कब था? तो 2023 में आया था। इसका क्या एम है? तो जितने भी नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे विलेज हैं उसको डेवलप करना, दैट्स इट। नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, ठीक है, नॉर्दर्न, अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मैंने बता दिया। स्पॉन्सर्ड मतलब जिसमें शेयरिंग होगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की नोडल एजेंसी है। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री है। और ये क्या करेगा? तो प्रमोट करेगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मेनली। अभी देखो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि वो लोकल पीपल है, उन्हें लोकल कंडीशंस पता होती है, लोकल पैटर्न्स पता होती है। ठीक है, वो सिचुएशन से भी अवेयर ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकते हैं और इससे हमारा इंटेलिजेंस भी अच्छा ज़्यादा गैदर हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का। लद्दाख में 2020 में विंटर बहुत हार्श हो गई थी, तो उस वक्त जो फूड सप्लाईज होती है या फिर जो आवश्यक सप्लाईज होती है वो उधर के चुशूल विलेज के लोगों ने दिया था हमारी आर्मी वालों को। तो इट इज़ एक्सीलेंट एग्जाम्पल, राइट? हम इसको एथिक्स में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर नॉर्दर्न मिलिटेंसी की बात आए तो उधर भी यूज़ हो पाता है। बट देखो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में चैलेंजेस भी है। क्यों? सबसे पहला डिस्ट्रेस, वो बंदा अच्छा है या नहीं किसको पता? अगर वो स्लीपर सेल रहा तो, हाइब्रिड मिलिटेंट रहा तो ये तो दिक्कत है। फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी इतनी खासी नहीं हुई है ये एरियाज़ की, गवर्नमेंट ने यूजुअली इसको नेगलेक्ट किया है और इसी की वजह से ये वन ऑफ द रीज़न है कि उधर के एरियाज़ के पीपल भी कुछ एंटी गवर्नमेंट है। ठीक है, इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं हमारे बॉर्डर एरियाज़ के लिए? तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, जिसमें हमारा क्राइटेरिया होता है कि जो 50 किलोमीटर का एरिया है इंटरनेशनल बॉर्डर से, उसको बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर लेना, उसका सोशल डेवलपमेंट ये सब देखेंगे, सेंटर देखेगा। फिर दूसरा प्रोग्राम BRA को, BRA तो वही फेमस है, आप खुद को पता होगा। अभी BRO वो 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट ले रही है, जिसमें वो 4 धाम यात्रा में आ रहे टाउन्स को, आ रही जगहों को बाई रोड जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये देखो, ये जो न्यूज़ है आप उसको कोई भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम के रिलेटेड बात है, विलेज के रिलेटेड बात है, उधर आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है, कि विलेज कैसे हम डेवलप कर रहे हैं। और जो इंसर्जेंट एरियाज़ हैं, अगर 2-3 बार क्वेश्चन आया है जम्मू कश्मीर का, उधर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो कि कैसे गवर्नमेंट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरियाज़ में अच्छा काम कर रही है। आगे, महाराष्ट्र ने पास कर दिया है अर्बन नक्सलिज्म बिल। अर्बन नक्सलिज्म, 2 वर्ड है अगेन, राइट? अर्बन आपको पता है, नक्सलिज्म मतलब, तो भाई नक्सलवाड़ी करके विलेज है छत्तीसगढ़ बंगाल की बॉर्डर पे, वहाँ पे आइडियोलॉजी शुरू हो गई थी रिजीम चेंज करने की, कि जो गवर्नमेंट है उसको उखाड़ फेंके। अभी इसी आइडियोलॉजी को बोला गया नक्सलिज्म। ठीक है, कोई भी आइडियोलॉजी होती है उसके पीछे हम ISM डालते हैं, ISM डालते हैं, इज़म। ठीक है, तो नक्सलिज्म, इस नक्सलिज्म को हम यूजुअली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बोलते हैं, माओइज्म भी बोलते हैं। और ये यूजुअली ओवरथ्रो होता है, स्टेट को ओवरथ्रो करने के लिए, और वायलेंट होता है। ठीक है, वायलेंस होती है इसमें। बट देखो, जो अर्बन नक्सलिज्म होता है ना, वो इसमें पूरी तरीके से फिट नहीं बैठता है।
क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन में यूजुअली ज़रूरी नहीं है कि वायलेंस हो, ठीक है, इट इज़ नॉट मैंडेट। बट क्या हो सकता है कि जो नक्सलिज्म वाले लोग हैं उनको ये फंडिंग दे सकते हैं, या फिर रिक्रूट कर सकते हो, प्रोपोगेंडा फैला रहे हो ये लोग, लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहे हो, आर्म्स प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसे, ये तो करेंगे ही करेंगे। फिर ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई आईटी से भी ये लोग प्रोपोगेंडा फैला दे, कैसे हमारी गवर्नमेंट भाई हमारे साथ अन्याय कर रही है, कि गवर्नमेंट को उखाड़ फेंको, ठीक है। अभी ये हो गया अर्बन नक्सलिज्म, ओके। अभी ये बिल क्या आया है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र ने डीएम को यानी कि आईएएस को और पुलिस कमिश्नर को, आईपीएस को ये पावर दी है कि अभी आप कोई भी प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर निकाल सकते हो, परमिट कर सकते हो, बट ऑन दैट कंडीशन कि वो सेंटर या फिर स्टेट की अप्रूवल के बाद हो, ठीक है। और किसके अंदर होगा, तो यूएपीए 1967। देखो 1967 यूएपीए और 1967 नक्सलिज्म का स्टार्ट, ओके। एयर पॉल्यूशन के रिलेटेड न्यूज़, देखो एयर पॉल्यूशन पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ गया, और ये हाँ नक्सलिज्म पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, तकरीबन 2014 से 22 तक लगातार, 23 का मुझे याद नहीं है। एयर पोल्यूशन के भी लगातार क्वेश्चन आया है, ठीक है, मेंस में। अभी देखो एयर पोल्यूशन जितना हमारे लिए हार्म है ना, हम करता है, उतना ही फ्लोरा और फोना के लिए भी करता है। जैसे कि एक स्टडी बता रही है कि एयर पोल्यूशन से पेस्ट से भी कई ज़्यादा हार्म हो रहा है, मतलब कई परसेंटेज गुना ज़्यादा हार्म हो रहा है। अब ये पॉलिनेटर्स और पेस्ट क्या क्या है और हार्म कैसे हो रहा है, सबसे पहले हम ये प्रोसेस जान लेते हैं। पॉलिनेशन क्या है, तो भाई फ्लावर है, फ्लावर का स्टिग्मा रहता है और एंथर होता है। अगर वो फ्लावर का खुद में इंटरलिंक हो जाए तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वो किसी और फ्लावर के साथ होता है तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ये हो गया प्लांट का रिप्रोडक्शन है, अगर खुद में हो जाए तो सेल्फ और क्रॉस एक दूसरे में हो जाए तो क्रॉस, ठीक है। हाँ, ये जो स्टिग्मा होता है वो होता है फीमेल और एंथर होता है वो होता है मेल। आगे पॉलिनेटर्स, तो भाई ये जो काम करवाएं वो पॉलिनेटर्स। अभी ये एबायोटिक भी हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं। बायोटिक मतलब इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, और अबायोटिक मतलब विंड और वाटर। अभी बोलोगे विंड और वाटर कैसे करेंगे, तो भाई विंड इनको फ्लो करके यहाँ पे नज़दीक ला दिया, विंड हो गया। वाटर भी सेम कर सकता है। अब ये एयर पॉल्यूशन कैसे इम्पेक्ट कर रहा है इनकी प्रोसेस पे, ठीक है। तो भाई पॉल्यूशन होगा तो इंसेक्ट ही खुद हार्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ओजोन के पॉल्यूशन से इंसेक्ट की जो एबिलिटी है थ्राइव करने की वो 34% गिर जाती है, ठीक है। सेम नाइट्रोजन ऑक्साइड भी काम करते हैं, वो नेगेटिव इफेक्ट देखती है। फिर बायोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो जाएंगे, तो उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज होगा, ग्रोथ, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन सब पे हार्म होगा ना, ठीक है। और मेनली क्या हार्म होता है कि उनकी जो लोकेशन ट्रैक करने, फूड को लोकेट करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। फिर सेंट बेस्ड कम्युनिकेशन, जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं वो अल्टर करते हैं सेंट की ट्रेल को, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, जो बीज होती है, जो वेब्स होते हैं, वो किसी भी चीज़ को लोकेट करते हैं बाय देयर सेंट। हमें पता है राइट, आप कुछ गिराओ वेब्स अपने आप आ जाएंगे, मक्खी अपने आप आ जाएगी सेंट से। बट अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है तो क्या वो सेट जो भी सेंट होगा उसको कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे, तो डेफिनेटली डिसरप्शन हो गया ना उनके कम्युनिकेशन में। ओके, दैट्स इट फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। अभी शॉर्ट न्यूज़ है हमारी। सबसे पहली शॉर्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है नई, उसमें ये इंक्लूड किया गया है। ये कॉलेजेस कैसी होंगी, कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस, कि भाई जब हम पढ़े थे तब वहाँ पे कंपार्टमेंट्स थे, ठीक है। आइदर यू कैन चूज़ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, बट फिर आप बदल नहीं सकते हो, ना ही आप एक दूसरे के सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। बट आफ्टर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यू कैन डू दैट। आप चाहो तो आर्ट्स का पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो और
साइंस का आप केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, साथ में आप कॉमर्स का अकाउंट्स भी चला सकते हो, आपके पास छूट दी जाती है। यू आर नॉट नाउ इन कंपार्टमेंटल एजुकेशन, ठीक है। तो इसी फ्लेक्सिबिलिटी को बोला जाता है नो कंपार्टमेंटल एजुकेशन, ठीक है। अभी ये कहाँ पे शुरू हुआ है, तो मध्य प्रदेश में। देखो, मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एंड अगेन मध्य प्रदेश में यही पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। भाई इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी क्या है, तो आर्थर मूरे करके स्टेटमेंट थे हमारे, वो इनके पहले प्रेसिडेंट थे आईएनएस के। आईएनएस को पहले इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी के नाम से 1939 में, बट बाद में इनका नाम चेंज कर दिया गया। इनका मेन काम क्या है, तो भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया साथ ही साथ एशिया की कंट्रीज़ की, जो अपना ये प्रेस होगा, न्यूज़पेपर होगा, उसके सर्कुलेशन को ऑथेंटिकेट करेगी, साथ ही साथ पीरियोडिक्स को भी ऑथेंटिकेट करेगी, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, दैट्स इट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देख लिया हमने। न्यूज़ में क्यों था, तो पीएम ने इनका नया टावर इनोग्रेट किया है, आईएनएस टावर इन मुंबई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। फिर है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के रिलेटेड न्यूज़। तो पूरा मैं तो चाहूँगा ऐसी न्यूज़ हो तो उसे हम पॉलिटी से पढ़ें, न कि करंट अफेयर से, ठीक है। बट इधर दी गई है तो हम देख लेते हैं। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट्स के थ्रू बना है, यानी कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। हर एक सिटीजन को ये राइट देता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से ले पाओगे, एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ पब्लिक अथॉरिटी, याद रखना। सिटीजन को, हाँ, फॉरेनर्स को नहीं। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, साथ ही साथ इनके नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं, मतलब 10 हो सकते हैं पर 11 नहीं, 1 भी हो सकता है, 1 to 10 हो सकता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएलयू, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट, और 3 ईयर का इनका टेन्योर रहता है। चल आगे बढ़ते हैं। मखाना या फिर लोटस सीड, ठीक है, हम लोगों ने शायद कहीं ना कहीं से खाया होगा, देखा होगा, कुछ भी। अब इनको ना ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं, क्यों, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल होते हैं। कहाँ पे उगते हैं, तो जो भी पेरेनियल स्टेगनेंट वाटर होगा, मतलब हमेशा भरा रहने वाला पानी, वहाँ पे उग सकते हैं, जैसे कि पॉन्ड, लैंड डिप्रेशन, ऑक्सफोर्ड लेक एक्सेट्रा, ठीक है। इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, 50 से 90 डिग्री ह्यूमिडिटी, और 100 से 250 जितनी रेनफॉल। ये नेटिव कहाँ के, तो साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, ये क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और स्टेट की बात करें तो बिहार, ठीक है। इसमें फैट बहुत कम होता है और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, 20 to 15%, तो इट्स गुड। और मिनरल्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। न्यूज़ में क्यों था, तो बिहार गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई इसके ऊपर एमएसपी दो, क्योंकि बिहार इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो एमएसपी मांग सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। देखिए, फ्राइट कॉस्ट को कम करने के लिए और जल्दी करने के लिए हमने फ्राइट कॉरिडोर्स बनाए हैं, ठीक है। फ्राइट मतलब जो हमारी ट्रेन सामान लेके जाती है, वो फ्राइट होता है। कौन कौन से हमने कॉरिडोर्स बनाए हैं, तो वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ कॉरिडोर, साउथ कॉरिडोर, ऐसा भी है एक। ये सब डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं दिल्ली टू गुजरात टू बेंगलोर, बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये सबको। अभी क्या न्यूज़ में था, तो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स को फ्रॉम जीएसटी 18%। इट इज़ ह्यूज स्टेप। आप सोचिए, अगर जीएसटी 18% जीएसटी कम हो रहा है, तो आप कौन सा रूट पसंद करोगे, डेफिनेटली फ्राइट कॉरिडोर, राइट। आप ट्रक से ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे, और उससे कितने सारे फ़ायदे होंगे, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, रोड होगा, उससे ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो सेम यही सब फ़ायदे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये क्या है भाई, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड, तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है। देखो, स्पेशल पर्पस व्हीकल किसको बोलते हैं, तो कोई कंपनी या फिर कोई फर्म या फिर किसी भी चीज़ के अंदर कोई पर्टिकुलर टास्क या फिर पर्टिकुलर पर्पस फुलफिल करने के लिए हम कोई टीम बनाए, या फिर कोई हम एक छोटी सी फर्म बना दे जो पर्टिकुलर उसी को देखेंगे,
तो उसको हम बोलेंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, तो ये इंडियन रेलवे का स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 से इस्टेब्लिश हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कश्मीरी विलो ये पेड़ है, इस पेड़ को लकड़ी को यूज़ करते हम बैट बनाते हैं, क्रिकेट बैट। ठीक है, अभी ये बेसिक इन्फो उसकी हम देख लेते हैं। तो डेसीडियस ट्री है। डेसीडियस ट्री मतलब जो ट्री अपने पत्तों को शेड कर देगी, मतलब जिसमें अगर पान खराती है तो जिसके पत्ते गिर जाएंगे, वो डेसीडियस है। ये 30 मीटर तक ग्रो होती है ये कश्मीरी विलो ट्री। इट इज़ ह्यूज, इट इज़ वेरी हाई। मेनली कश्मीर में फाउंड होता है, इसलिए इसका नाम कश्मीर विलो है। ये लार्ज स्केल पर ब्रिटिशर्स ने प्लांटेशन शुरू किया था। इसके फ़ायदे क्या क्या है, तो फाइबरस होती है, फाइबरस रूट सिस्टम, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है विथ माइक्रोराइजल फंगी। ठीक है, इनका कैसे सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, समझ लीजिए पेड़ है, उनकी रूट है, तो इधर इधर फंगी उनसे चिपकी हुई होगी। फंगी के लिए ये शेल्टर मिल गया, और ट्री को क्या फ़ायदा होगा, तो वो न्यूट्रिएंट देगी फंगी उसको। दैट्स इट। कहाँ काम होता है तो वो देख लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉलबाचिया बैक्टीरिया। ठीक है, अभी देखो न्यूज़ में क्या है वो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले वॉलबाचिया बैक्टीरिया को देख लीजिए। ठीक है। ये कहाँ पे हमें मिलता है, तो ये हमें इंसेक्ट्स में मिलता है, नीमाटोड्स या फिर एंथ्रोपोड्स में। इन इंसेक्ट्स, इनका काम क्या है, तो ये इंसेक्ट्स के जो एग होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट जो स्पर्म होते हैं इंसेक्ट्स के वहाँ पे एब्सेंट होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इनको अगर ट्रांसमिट होना है तो ओनली फीमेल्स कैन डू दैट, नॉट मेल। वॉलबाचिया पे PYQ आ चुका है माई प्रीलिम्स में, अगर इस बार आता है तो थोड़ा अपडेट होकर आएगा, थोड़ा गहराई में, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, कि फीमेल्स ट्रांसमिट नहीं कर सकते, फीमेल्स ट्रांसमिट कर सकती है बट मेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, वॉलबाचिया इस तरीके से इवॉल्व हो जाते हैं कि वो मैनिपुलेट कर पाते इंसेक्ट को, होस्ट को। ठीक है, कि वो मोर फीमेल पैदा करे न कि मेल। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ऑफ कोर्स ना उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, बिकॉज ओनली वीमेन कैन ट्रांसमिट। और ये किससे होता है, तो त्राजीन से। देखो इंसेक्ट का या फिर होस्ट का भी त्राजीन होता है, बट ये वॉलबाचिया होता है ना, वो उस पर भारी पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, बहुत काम का है ये। समझ लीजिए कि ये एक मच्छर है, ये नॉर्मल मच्छर है। ठीक है, मच्छर बहुत टाइप के होते हैं, उसमें से कुछ कुछ अलग अलग होते हैं जो कि कुछ कुछ अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये नॉर्मल मच्छर है। समझ लीजिए इसके अंदर मैंने वॉलबाचिया डाल दिया, वॉलबाचिया डाल दिया, ये खा पी रहा है, मस्त जी रहा है। अभी इसके अंदर बाद में आता है एडिस इजिप्टी का वायरस। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी आता है, समझ लीजिए। एडिस इजिप्टी को मत मानिए, उसका कुछ वायरस आ जाता है। अभी देखो ये तो पहले से था ना मच्छर में, तो ये ज़्यादा मजबूत होगा, और ये जो आएगा वो तो कमज़ोर है क्योंकि नया नया आया है। तो इन दोनों के बीच में फ़ाइट होगी, क्योंकि कोई भी दो चीज़, कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स सेम नीश में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों को फूड चाहिए, तो दोनों थ्राइव करने के लिए लड़ेंगे कि भाई मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। और वॉलबाचिया पहले से था तो वो जीत जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे आप जो मॉस्किटो का सर्कुलेशन है, उसकी बीमारियों का, उसको बहुत कम कर पाओगे, क्योंकि वॉलबाचिया रोक देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ भी करते हैं, वॉलबाचिया मेथड को। यही PYQ था शायद। तो देखो लिखा भी हुआ है, मॉस्किटो विथ वॉलबाचिया कैन बी यूज टू रिड्यूस नंबर ऑफ टारगेट मॉस्किटो स्पीशीज़, जैसे कि एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी को हम बढ़ने ही नहीं देंगे भाई। ठीक है, समझ गया आप। और यही मेथड हमने कहाँ काम आई है, तो यही मेथड हमें काम आई है वेस्प में, एंसार्सिया फॉर्मोसा में। ठीक है, ये वेब्स हमें कहाँ यूज़ आती थी, तो जो पेस्ट होती है वाइट फ्लाई की, उसको कंट्रोल करने में। अभी हम इसको मैनिपुलेट कर पाएंगे, मतलब क्या कर पाएंगे, हम वॉलबाचिया को इसके अंदर इंसर्ट करके मोर फीमेल्स पैदा कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें डेफिनेटली काम आएगा, राइट। चलिए, इसलिए यहाँ पे लिखा है टू गेट रीड ऑफ एंटायर मेल्स इन वेब्स फॉर्मोसा। फिर है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। देखो ये 3 नाम है। एक तो एंटीबॉडी, सबसे पहले एंटीबॉडी क्या होती है, देखिए हमारी बॉडी में अपने सेल होते हैं। ठीक है,
और कोई भी फॉरेन सेल आएगा ना तो हमारी बॉडी उससे आइडेंटिफाई करेगी और उसे मार देगी। इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है? तो एंटीबॉडीज़ है दो टाइप की, एक है बी सेल, एक है टी सेल। बी सेल का काम होता है किसी भी फॉरेन सेल को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, मॉनिटर करना, और टी सेल का काम होता है उसे किल करना। बी सेल आइडेंटिफाई करेगा, टी सेल किल करेगा, इसीलिए टी सेल को किलर भी बोला जाता है। टी सेल में बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, बी सेल टी सेल ये उसको किलर सेल भी बोला जाता है। चलिए, तो ये हो गया एंटीबॉडीज़, ठीक है। और ये जो फॉरेन सेल आएगा ना, और सेल जो होता है ये सेल है, और सेल के अंदर ऐसे ऊपर डिजाइन अगर बनी हो, ये कोरोना का समझ लीजिए, ये जो डिजाइन है ना ऊपर की, उसको हम बोलेंगे एंटीजन, ठीक है। चलिए, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है? तो ये ऐसी बॉडीज़ है जो कि लैब में बनाई जाती है मिमिक करके नेचुरल एंटीबॉडीज़ को। मिमिक करना मतलब क्लोन करना, ठीक है। क्लोन मतलब सेम, कॉपी करना। तो ये नेचुरल जो एंटीबॉडीज़ होती है उनकी कॉपी करते हैं और बना देते हैं, इसीलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का काम क्या है? तो ये इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो कि किसी एंटीजन या कि फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है। एक्सीलेंट। एप्लीकेशंस क्या आएगा? एलिसा, डायग्नोस्टिक में एलिसा, ट्रीटिंग डिजीज़ में हमें पता है, एनालाइजिंग सेल सिस्टम में ये भी हमें पता है, ठीक है। ये ट्रीटिंग वाला में ये कैंसर लिखा है तो कार टी सेल। अभी देखो यहाँ पे एक दिक्कत है, इसका हर जगह कोई ना कोई दिक्कत होती है, राइट। ये हमारे अगर ऑर्गेनिजम्स है इम्यूनो सिस्टम के, अगर ये ज़्यादा हावी हो जाए, मतलब हमारी सिस्टम जो है वो हाइपर हो जाए, कि इतना इम्यून सिस्टम हो गया कि वो हो गया हाइपर इम्यूनो सिस्टम, ठीक है, तो वो एक दिक्कत हो सकती है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइन स्ट्रॉम। इसमें क्या होता है कि अपनी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है फॉरेन सेल में और अपने सेल में, तो ये सबको मार देगी, और सबको मार देगी तो डेफिनेटली वी नो क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना न्यूज़ में है। अर्जेंटीना की हम सबसे पहले लोकेशंस देख लेते हैं। तो भाई ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये उसके नीचे हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। और साउथ अमेरिका में डाउन में आता है ये अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना, उसकी बाजू की कंट्रीज़ कौन कौन सी है? तो चिले, बोलिविया, प्राग, उरुग्वे, ठीक। अगर सबसे इजी लोकेशन है किसी की पूरे सब कॉन्टिनेंट में, तो सबसे इजी है साउथ अमेरिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और न्यूज़ में क्यों था? तो हमास जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक ग्रुप है अर्जेंटीना में भी। इस अर्जेंटीना वाले ग्रुप ने इज़राइल को सपोर्ट किया है, ध्यान देना, ठीक है, इसीलिए न्यूज़ में था। और हाँ, ये ओशन भी कौन कौन से बाजू में? तो पैसिफिक, अटलांटिक, और इसके ऊपर पड़ेगा कैरेबियन सी, और इधर पड़ेगा, इधर अटलांटिक ही है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या दिए रखा है तो हम मेरे मैप से पढ़ लेते हैं, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। तो देखो, ग्रासलैंड बोला है इसने, पंपास होते हैं, तो ग्रासलैंड्स को हम देख लेते हैं कौन कौन से ग्रासलैंड्स होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अर्जेंटीना में पंपास, फिर नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम प्रेरीज, यूरोप में बोलेंगे पुस्ताज, यूरोप और रशिया वाली साइज़ में सेंट्रल अमेरिकाज में बोलेंगे हम, सेंट्रल एशिया में बोलेंगे स्टेपीज़, ठीक है, स्टेपीज़। फिर मंगोलिया, रशिया में बोलेंगे हम, चाइना में भी कुछ हद तक मंचूरिया, हमारे यहाँ पे हम बोलते हैं तेराई, ठीक है। साउथ अमेरिका में बोलेंगे, सॉरी, साउथ अफ्रीका में बोलेंगे वेल्ड्स, VELDS। ऑस्ट्रेलिया में बोलेंगे डाउन्स, और न्यूजीलैंड वाले लिए हम बोलेंगे कैनबरी। ये आप अपने आप याद कर सकते हो, मैंने आपको दिया है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू। आगे बढ़ते हैं कि साउथ अमेरिका की होल हल्की सी माहिती ले ले हम अगर, तो अर्जेंटीन ग्रासलैंड्स की ही, ग्रासलैंड्स को पंपास, फिर उसके ऊपर जो ग्रासलैंड्स आते हैं उसको बोलेंगे कतिंगास, और उसके भी ऊपर जो आते हैं उसको बोलेंगे हम सेल्वास और लानोस,
ठीक है, ये सारे ग्रासलैंड्स ही हैं। ये वेनेजुएला में पड़ते हैं, ये उनके नीचे वाले ब्राज़ील, फिर अपना गुयाना वाले एरियाज़ में। ये वाला कतिंगास वो पूरा का पूरा ब्राज़ील में पड़ता है मेजोरिटी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ख़त्म हो चुका है, राइट, यस। और देखो, ये मैंने सारे PYQ जोड़े हैं। जो जो एयर पॉल्यूशन हमने देखा, तो एयर पॉल्यूशन के रिलेटेड जो भी PYQ आए हैं वो यहाँ पे है। फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, माओइज़म या फिर नक्सलिज़म के PYQ भी यहाँ पे हैं। फिर अफ़गानिस्तान के भी हैं। और लोकल जुडिशरी, ग्राम न्यायालय, लोक अदालत की बात, वो भी यहाँ पे है। आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो और देख भी सकते हो कि कैसे हमारे करंट अफेयर से ये काम आ सकता है। ठीक है, और ये साउथ अमेरिका की मैपिंग है। आप अगर चाहो तो हम कभी वो भी वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इसको वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, शुक्रिया।